हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। देखो, करंट अफेयर हमारा 10 से 12 तारीख का जो छूट गया है, मतलब 10-11 जो हमारा छूट गया है, उससे आज के करंट अफेयर के साथ हम क्लब करके पढ़ेंगे और जो कुछ बच जाएगा उसे हम नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो लेट्स बिगिन। क्या कुछ इंपॉर्टेंट है जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम रिवीजन भी करेंगे कि इसे हम कई बार पढ़ चुके हैं। रिसेंटली नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक मिला है 2024 के ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक? तो स्वर्ण है, रजत है, कांस्य पदक है, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल मिला है। हमारा जो गोल्डन बॉय है अभी सिल्वर बॉय बन चुका है और ये गोल्डन बॉय जिन्हें 2020 के ओलंपिक में गोल्ड मिला था, नाउ पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मिला है। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। और हम देख चुके हैं, जैसे लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था, कि पाकिस्तान में जो अरशद नदीम है उन्होंने बहुत बड़ा रिकॉर्ड 92.97 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 93 मीटर का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में कि देखो, ये उनका सिर्फ एक ही मैच के अंदर, क्योंकि एक मैच के अंदर 6 बार थ्रो करने का मौका मिलता है और जो 6 बार थ्रो करने का मौका होता है उसमें जो हाईएस्ट वन स्कोर होता है उसी पे डिसाइड ये होता है कि कौन सा जो मतलब प्लेयर है उसे कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो जो छठा उनका राउंड था, जो 6th राउंड उनका था अरशद नदीम का, वो भी लाजवाब था, वो भी 91 के आसपास गया। ठीक है, तो इसलिए ये अरशद नदीम पूरे वर्ल्ड में ऐसे बन गए हैं। और जितनी न्यूज़ में खबर आ रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में अपना प्रैक्टिस जारी रखे थे। खुद से वो, मतलब सोचिए, वो बना करके जेवलिन वो प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको बहुत सहयोग नहीं दिया है। एंड जीतने के बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट खुद से क्रेडिट ले रही है, जो कि वहाँ पे एक बहुत अलग ही विषय है और गवर्नमेंट हो रही है ट्रोल। और साइड बाय साइड हमारे जो सिल्वर बॉय हैं राइट नाउ, पाकिस्तान में भी बहुत चमक रहे हैं। जितना गोल्ड चमक रहा है उतना सिल्वर भी चमक रहा है। और बार बार नीरज चोपड़ा की माता जी का स्टेटमेंट और जो अर्शद नदीम है उनकी माता जी का स्टेटमेंट बार बार सोशल मीडिया में छा रहा है और ट्रोल हो रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। बहरहाल ये मजे की बात थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम में जो अभी हमें रिसेंटली कांस्य पदक मिला है, तो इसके कप्तान कौन है? तो देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, हरमनप्रीत, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। और हरमनप्रीत के नेतृत्व में इस बार हम कह सकते हैं कि कांस्य पदक मिला है और ये हमने भी 58 साल की हिस्ट्री को रिपीट किया है। अगेन हिस्ट्री इटसेल्फ रिपीट होती है वो। तो हमारा जो पहले का रिकॉर्ड था, आज से 58 साल पहले का जो हमारा रिकॉर्ड था, कि हम हॉकी में हमेशा टॉप पे होते थे, लगातार ओलंपिक जीतते थे और गोल्ड हमारे हाथ में हुआ करता था। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिसेंटली अभी जो हुआ है और 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था, दोनों ही में हमने जो है लगातार कांस्य पदक जीता और दोनों ओलंपिक में कांस्य पदक हमारे नाम रहा। तो ये एक रिकॉर्ड बना, ये हमें याद रखना है। केंद्र सरकार ने, अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, जो ऑप्शन ए है पीआर श्रीजेश, ये संन्यास का अनाउंसमेंट कर चुके हैं रिसेंटली। हॉकी प्लेयर है ये और जीतने के बाद की बात मैं कर रही हूँ। केंद्र सरकार ने हाल ही किन 2 राज्यों में मोर अभ्यारण्य की को स्थापित किया है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा 2 राज्य है, असम है और केरल है, कर्नाटका है, केरल, तमिलनाडु है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से है। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे देखो, ये तीनों जो ऑप्शन ए बी सी इनमें केरल कॉमन है, केरल के साथ कॉम्बिनेशन जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटका एंड केरल। तो कर्नाटका और केरल में जो वहाँ के मंत्री हैं उन्होंने जो है दोनों गवर्नमेंट ने मिलकर के चुलन चुलनुन आर, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत थोड़ा डिफिकल्ट नेम है। तो ये वाला एरिया और आदिन चुननगिरी जो एरिया है कर्नाटक के अंदर, आदिन चुननगिरी, और केरल के अंदर जो चुलनुअर जो एरिया है, चुलनुअर, तो ये दोनों एरिया मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। और यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी संरक्षण का जो मतलब व्यवस्था होती है, जो लॉज होते हैं, उसके हेल्प से यहाँ पे मोर अभ्यारण्य को स्टैब्लिश किया जा रहा है, ताकि मोर का जो प्रजनन है, उनकी जो मतलब प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए, उनकी ब्रीडिंग को प्रिजर्व किया जाए। ठीक है, तो कैसे सस्टेन कर सकते हैं, उसका रख रखाव कैसे हो सकता है, उनकी संख्या कैसे बढ़ सकती है, तो इसके लिए केरल और कर्नाटक गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट में जो 1 लाख की लिमिट थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? यानी यूपीआई के थ्रू अब आप 1 लाख जो भेज सकते थे 24 घंटा में, उसको बढ़ाकर के कितना कर दिया गया है? आंसर क्या लग रहा है आपको? देखो, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी,
है ना? यानी कि 5 लाख। तो यूपीआई के लिए हाल ही में आरबीआई की एक्सपर्ट मीटिंग हुई थी, जिसमें यूपीआई के माध्यम से जो पैसे का ट्रांज़ैक्शन है, जिसकी लिमिट 1 लाख रुपया हुआ करती थी, उसको बढ़ा कर के 5 लाख कर दिया गया, जिससे लोगों को बहुत बड़े अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑलरेडी यूपीआई आने से हम बहुत ज़्यादा पेपरलेस हो चुके थे और बैंकिंग सेक्टर में कम से कम जैसे पैसा निकालने और डालने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए तो ब लाइन अब लगनी बंद हो गई पिछले 7-8 सालों से। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान में रखना है, 5 लाख हो गई है। ओलंपिक खेल के समापन में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय जो ध्वजवाहक हैं, यानी कि जो फ्लैग बेरियर होंगे, वो कौन होंगे? तो आपको देखना है नीरज चोपड़ा बिल्कुल नहीं, विनेश फोगाट देखो इनका बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है, देखना है क्या फैसला आता है और पीआर श्रीजेश और पीवी सिंधु तो बिल्कुल भी नहीं है अभी इस बार। और यहाँ पे हम देख सकते हैं पीआर श्रीजेश जिसके बारे में मैंने बताया कि ये हॉकी प्लेयर है और ये हॉकी प्लेयर संन्यास ले रहे हैं और इनका ही नाम है मनु भाकर के साथ राष्ट्रीय जो हमारा फ्लैग है, तो फ्लैग बेरियर जो समापन क्लोजिंग सेरेमनी में यूज़ होता है, तो उसमें। तो ये इम्पोर्टेंट याद रखना है। हाल ही में कौन से जो राज्य हैं, राज्य सरकारें, उन्होंने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया? आंसर डी मैंने पढ़ाया था, आपको याद है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं रिसेंटली कौन सा हमारा राज्य है जो थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश करने वाला बन चुका है, जिसके अंदर थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो ये बहुत अपने आप में बहुत पिकुलियर से इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज टाइगर रिजर्व आप कहाँ बनाते हैं जहाँ टाइगर की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, टाइगर का रखरखाव मुश्किल हो रहा है। बट छत्तीसगढ़ के अंदर रिसेंटली हमने देखा है कि वहाँ पे जो टाइगर की जनसंख्या है 2022 में अगर हम बात करें, जो सर्वेक्षण होता है हमारी नेशनल टाइगर टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी दैट इज एनटीसीए के द्वारा, तो उसमें हमें ये पाया गया था कि 2014 में टाइगर की संख्या 46 थी और उसके बाद 2022 में जब सर्वे हुआ तो उस समय सिर्फ 17 रह गई थी और 2023 में संख्या ऐसे ही कुछ 18-19 के आसपास थी। तो जो टाइगर की जनसंख्या है वो ऑलरेडी वहाँ पे डिक्रीज हो रही है, बट ऑल्दो ये बड़ा टाइगर रिजर्व वहाँ बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे। तो देखो उसके पीछे अलग अलग कारण है। अलग अलग कारण क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि टाइगर सस्टेन नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको स्पेस नहीं मिल रहा, तो ये भी एक रीजन है और उनको खाने पीने का और या उनको जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है वो नहीं मिल पा रहा, तो ये एक इशू हो सकता है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ इज आंसर। और जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ये बनाई गई थी बाद में, 2005 में इसको बनाया गया है। हालांकि ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसे जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके तहत बनाया गया। तो 1972 के तहत हमारी बॉडी बनी है, लेकिन बॉडी स्टैब्लिश्ड अपने आप में खुद 2005 में हुई है और उस समय से ये टाइगर का जो काउंटिंग है और डेटा उनका जो है वो सब चीज़ों को ये देखती है। थोड़ी गुरु घासीदास के बारे में जान लेते थे। वो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है और 2014 में ये बना था, याद रखना है आपको। थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखो ये वास्तव में इस्टेब्लिश्ड हुआ था एज अ आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कोई भी नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व तब बनता है जब उसकी शुरुआत जब जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये 1983 में ये प्रोटेक्टेड एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आया था। 1800 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है और हम यहाँ देखेंगे ये होम है बंगाल टाइगर का, लियोपोर्ड का, है ना, स्लोथ बियर का और जो 200 अलग अलग जो बर्ड्स के स्पेसीज है उनका। और यहाँ पे हम देखेंगे नेशनल पार्क गुरु घासीदास जो है लार्जेस्ट है और ये गुरु घासीदास जो कि 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर थे उनके नाम पे रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रीन ग्रासेस है, ग्रीन लैंड है, इसीलिए घासीदास मतलब गुरु घासीदास तो बोला ही जाता है, बट काफ़ी ज़्यादा ये मतलब ग्रीन कवर्ड एरिया है, तो ये भी एक कारण होता है। और हालांकि ये गुरु घासीदास के नाम पे है इसलिए। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इंडिया के अंदर नहीं केवल जो इस पूरे रीजन में जहाँ पे ये बंगाल टाइगर और ये एशियन टाइगर पाए जाते हैं उसमें ये एक बड़ा एरिया है जहाँ पे टाइगर रिजर्व है। अभी हम बात करेंगे जो अमन शेरवत हैं जिन्होंने अभी जीता है 2024 का पेरिस ओलंपिक और इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। वो उनका कौन सा गेम है? ठीक है, तो अमन शेरावत का क्या है गेम ये देखना है हमें। तो निशानेबाज, पहलवान या एथलीट या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो ये पहलवान है, ये रेसलर है, ठीक है, 57 केजी की ये रेसलर है। तो अमन शेरवत ये आपको याद रखना है। इट्स शेरवत नहीं, इट्स शेरावत, सॉरी।
ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है। अभी रिसेंटली देखो हमारी गवर्नमेंट ने 3 अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन को जो है परमिशन दी है। अब ये 3 अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर कंस्ट्रक्शन होगा। ये 3 अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन हो कहाँ रहे हैं? इंडियन ओशियन रीजन में हो रहा है या बे ऑफ बंगाल में हो रहा है, अरेबियन सी में हो रहा है या कहाँ हो रहा है? तो देखो हम देखेंगे यहाँ पे कि ये बेसिकली हो रहा है अरेबियन सी के अंदर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बे ऑफ बंगाल के अंदर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है आपके इंडियन ओशियन रीजन में। और इंडियन ओशियन रीजन में 3 बड़ी बॉडी है, अशोका सी माउंट और चंद्रगुप्ता रिज और यहाँ पे देखेंगे कल्पतरु रिज। तो ये जो हमारा अशोका सी माउंट है वास्तव में ये इंडियन लग रहा है, लेकिन ये इंडियन नहीं है, रशियन रिसर्च है ना। 2022 में इसे डिस्कवर्ड किया गया था रशियन रिसर्चर्स के द्वारा। इस शिप को देखो इसका एक्चुअली में नाम होता है एकेडमिक निकोला स्टारकोव, ठीक है, जो कि रशियन लैंग्वेज से का है। और इसे चूंकि एक सही वर्ड मिले तो दैट्स वाई अशोका, है ना। और ये 180 स्क्वायर किलोमीटर का अंडर वाटर एक तरह से माउंटेन है अंडर वाटर, ठीक है। दूसरा है चंद्रगुप्ता रिज, जो कि 2020 में इंडियन ओशियन शिप जो हमारी है रिसर्च शिप MGS सागर, तो MGS सागर के द्वारा फाइंड आउट किया गया था, खोजा गया था। और ये बहुत ज़्यादा इनलॉन्गेटेड है, ओवल शेप का है, ये स्ट्रेच भी है, फैला हुआ है। और कितना तक फैला हुआ है? 675 स्क्वायर किलोमीटर तक। चंद्रगुप्ता रिज जो है, रिज समझते हो ना, ये ज्योग्राफिकली टर्म्स है, पानी के अंदर ये सब संरचनाएं होती हैं। तो ये जो हमारी चंद्रगुप्ता रिज है, ये इंडियन ओशियन इंडियन ओशियन रीजन के अंदर जो हमारी रिसर्च शिप है, जो सर्च करने का काम करती है, तो जो सागर शिप है हमारी MGS सागर, उसके द्वारा खोजा गया है। जबकि अशोका सी माउंट जो है वो रशियन रिसर्चर शिप्स के द्वारा खोजा गया था, इसीलिए थोड़ा नाम भी वैसा है। और कल्पतरु रिज की हम बात करें तो 2012 में इसे जो है डिस्कवर्ड किया गया था। और ये भी एकेडमिक जो है निकोला स्टारकोव के द्वारा किया गया था। और ये रिज जो है 430 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और इसमें संभावना है कि माइट जो है हैबिटेट होगा, फूड रिसोर्सेज और मैरिन लाइफ वगैरह से यहाँ पे अवेलेबल है। तो थोड़ी सी बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की। तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो 7 अंडर वाटर फीचर्स ऐसे इंडियन ओशियन रीजन में अभी हैं जहाँ पे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। और वो है रमन रिज, जो कि 1992 में हुआ था। आपको याद होगा रमन, हमारे CV रमन जो फिजिसिस्ट थे, तो उनके नाम पे ये फेमस था। फिर हम देखेंगे पानिकर सीमंट, जो कि 1993 में, ये भी एक जो है हमारी ओशियनोग्राफर थी, NK पनिकर, उनके नाम पे था, उनके नाम पे ऑनर किया गया। और यहाँ पे हम देखेंगे सागर कन्या सीमंट, जो कि 1991 में, और ये नेम किया गया था इंडियन रिसर्च शिप के नाम के ऊपर। और हम देखेंगे वाडिया ग्योट जो है 1993 का रिकॉग्नाइज किया गया था, जियोलॉजिस्ट थे DN वाडिया। तो इधर आपको दिखाई दे रहे 4, और अभी हमने देखा इधर 3, अशोका श्रीमंत, चंद्रगुप्ता रिज और कल्पतरु रिज। तो कुल मिला के भारत के अंदर 7 जो है इंडियन ओशियन रीजन्स में ये बॉडी है रिसर्च के लिए। चलिए, अब रिसर्च की इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो ये 2004 में प्रोग्राम अभी इसको जोर शोर से स्टार्ट किया गया, इंडियन ओशियन रीजन में रिसर्च का प्रोग्राम। और ये हमारी जो बॉडी कर रही है NCPOR कर रही, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जो कि गोवा बेस्ड बॉडी है, जो कि जो ओशियन रीजन से वहाँ पे जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है उसमें रिसर्च करना, स्टडी करना इनका काम है। तो गोवा की जो हमारी ये इंस्टीट्यूट है वो इसमें वेरियस टॉपिक पे वेरियस अलग अलग फील्ड में, जैसे केमिस्ट्री ऑफ ओशियन क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ मरीन लाइफ क्या है, इन सब चीज़ों पे अंडर वाटर फीचर्स क्या है, मैरिन इकोसिस्टम्स कैसे काम करता है, तो ये चीज़ सर्च करना है और बूस्ट करना है नेशनल प्राइड को, शोकेस करना है इंडिया की जो साइंटिफिक अचीवमेंट्स है, और किसमें ग्लोबल जो हमारी ओशियनोग्राफी है उसमें। तो ये एम है, यहाँ हम देख सकते हैं NCPOR रीजन्स और ये गोवा बेस्ड इंस्टीट्यूट का। अभी WHO ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, और ये मीटिंग किस मैटर पे है तो देखो याद रखना है, चूंकि मैं डायरेक्ट आर्टिकल डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना। तो देखो WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली बहुत ही सीरियस मैटर पे जो है मीटिंग बुलाई है। और ये सीरियस मैटर है, आउटब्रेक हुआ है MPOX का। MPOX आपको याद होगा, जो मंकी बेस्ड जो मंकी है, तो मंकी पॉक्स का, तो मंकी पॉक्स का फिर से आउटब्रेक हुआ है, और ये अफ्रीका में
हुआ है और काफ़ी ज़्यादा है। इसमें 15 अफ्रीकन कंट्रीज़ आ रही हैं जिसमें बुरुंडी, केन्या, रवांडा, युगांडा ये सब सारी कंट्रीज़ आ रही है और कन्फर्म रिपोर्टिंग यहाँ पे की गई है कि यहाँ पे एमपीऑक्स है। यानी कि जो हम देख सकते हैं मंकी के अंदर 1958 में ये पहले पाया गया था कि मंकी के अंदर ये पॉक्स पाया जाता है और इस पॉक्स का जो असर है वो अफ्रीकन रीजन्स में समय-समय पे दिखा है और बहुत ज़्यादा डेथ तो नहीं हुई है लेकिन आउटब्रेक ये इम्पोर्टेंट है और देखो इसे बाद में तो मतलब रिसेंटली कुछ सालों पहले इसे पैंडेमिक का भी दर्जा दिया गया है तो क्योंकि ये फैल सकता है, इसमें संभावना है कि वर्ल्ड को कवर कर सकता है। तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसे बहुत कंसर्न करके इसके लिए मीटिंग बुलाई गई कि कैसे इसकी रोकथाम करनी है, कैसे पहले उपाय किए गए हैं। और देखो अगर हम बात करें डब्ल्यूएचओ की तो 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। और मेंबर नेशन की बात करें तो 194 मेंबर नेशन है अभी तक। और हम देख सकते हैं तो इनका क्या काम है, इनका काम है डिजीज़ को कंट्रोल करना। लाइक जैसे पोलियो पे इनका अच्छा कंट्रोल रहा है, लेकिन पोलियो अभी भी कुछ देश में है, ये नहीं भूलना है। वर्ल्ड पोलियो मुक्त नहीं हुआ है। अभी भी पाकिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसे केस कहीं-कहीं मिलते हैं। तो पूरी तरह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पोलियो मुक्त नहीं हुआ है और इंडिया पोलियो मुक्त हो चुका है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें डब्ल्यूएचओ का जो भी इनिशिएटिव होता है स्पेसिफिकली डिज़ीज़ के रिगार्डिंग, डॉक्टर के रिगार्डिंग, तो ये काम करने का ये करते हैं, एड्रेस करते हैं जितने भी वर्ल्ड वाइड किसी भी तरह का हेल्थ केयर सिस्टम में अगर किसी भी तरह का इफ़ेक्ट होता है, कोई पैंडेमिक है, नहीं है, उसे भी डिक्लेयर करने का काम इनका ही होता है। अगर हम बात करें आज के क्वेश्चन की, देखो क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको कमेंट में करना है और जो पिछले क्वेश्चन का आंसर किया था, ओनली वन नदीम ने किया था एंड सॉरी फॉर दैट कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज़ ऑफ सम इश्यू। बट आई विल मेक श्योर कि जो भी कुछ हमारा छूटेगा, उसे हम समय-समय पे कवर करते रहेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।